हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के बीच लेके आया हूँ 23 जून की करंट अफेयर्स। तो देखिएगा, हम हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। सुबह सुबह हम हर दिन करंट अफेयर्स का अध्ययन करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, आज 23 जून है और 23 जून की जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्रश्न से पहले भी हम पढ़ेंगे आज का जो दिन है वो क्या। आज है 23 जून और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है ये अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद देखिएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। 2005 में इसकी शुरुआत करी गई थी। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि ये यूएन के द्वारा इसकी घोषणा नहीं करी गई थी। उस समय जब 2005 में इसकी शुरुआत करी गई थी तो यूनाइटेड नेशंस ने या संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा नहीं करी थी, बल्कि कुछ देशों ने मिलकर के इसको 2005 में पहली बार मना लिया गया था और उन देशों में भारत भी शामिल था। इसके पश्चात जब देशों की संख्या बढ़ी तो जो संयुक्त राष्ट्र है इसने 21 दिसंबर 2010 को इस दिवस को मनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। दो बातें समझ में आई। उसके बाद देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि विधवापन के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाना, लोगों में उनके प्रति जागरूकता पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो दिवस है ये लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है। लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। और लुम्बा फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी संस्थापक थी श्रीमती पुष्पावती, क्योंकि वो भी बाद में विधवा हो गई थी, जिन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कष्टों से गुजरते हुए लुम्बा फाउंडेशन की स्थापना करी थी और उन्हीं के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए 23 जून को ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। तो ये सारी बातें समझ में आई। उनका जन्म 1954 में हुआ था, जिनकी जन्म स्मृति में ही ये दिवस मनाया जाता है। अब इतनी सी बातें समझ में आई। अब एक एक करके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आता है। देखिएगा, अब पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि भारत ने किसके साथ मिलकर, भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है ये भारत ने किस देश के साथ मिलकर के शुरू करी है। तो इसकी जो शुरुआत करी गई है भारत देश ने किसके साथ मिलकर के करी है, ये मिलकर के करी है अमेरिका के साथ, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर के इसकी शुरुआत करी गई। अमेरिका के इससे प्रश्न आएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बिडेन। किसको हरा है, डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके वे बने थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा उम्र के बनने वाले भी जो बिडेन है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है। उसके बाद प्रश्नों की तरफ चर्चा करते हैं। प्रश्नों की तरफ चले तो भारत और अमेरिका ने मिलकर के इसका शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में केंद्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब केंद्रीय सार्वजनिकता को बढ़ाना, साथ साथ में जो निजी सहयोग है, जो आपसी सहयोग होता है एक दूसरे देशों के बीच में, जो व्यापार होता है उसको बढ़ावा देना है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें भारत का नेतृत्व जो है, भारत का नेतृत्व कौन से शिप ने किया है। तो भारत का जो पहले शिप से पहले बात करेंगे कि भारत का जो नेतृत्व किया इसमें वो किया है MNRA के अध्यक्ष मैथानी ने। मैथानी कौन है, MNRE के अध्यक्ष। इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आगे चल के। यहां से समझिएगा अमेरिका का नेतृत्व किसने किया, डॉक्टर केन विंसेंट ने। और एक बात और समझिएगा कि अप्रैल 2021 में इसकी जो घोषणा कर दी गई थी, अप्रैल 2021 में, और जब घोषणा करी थी तो किसने करी थी, तो अमेरिका के ऊर्जा उप सचिव, क्या नाम है उनका, डेविड तुर्क के द्वारा अप्रैल 2021 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, जो अब शुरू कर दिया गया। ठीक है, यहां से हम ये समझेंगे कि देखिएगा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है, डॉक्टर मुकेश अघी। उसके बाद में मुख्यालय कहां पे है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। उसके साथ साथ में MNRE क्या है, क्योंकि मैंने कहा था कि MNRE, इसके बारे में पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसकी फुल फॉर्म। और इसके राज्य मंत्री कौन है, इसके राज्य मंत्री है राजकुमार सिंह। और राजकुमार सिंह के बारे में एक बात आप समझ लीजिएगा, वे कहां से निर्वाचित है, आरा कहां में है, बिहार में है। तो आरा बिहार के लोकसभा से वे निर्वाचित है। ये बातें समझ में आई होंगी। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई तो समझिएगा कि हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। समझ में आई। चलिएगा
बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक नौसेना अभ्यास है। अब इस नौसेना अभ्यास में भारत और किस देश ने, कौन सा ऐसा देश है जिसके बीच में भारत का और उसके बीच में ये शुरू हुआ है? तो ये किस किस के साथ शुरू हुआ है? भारत के साथ साथ में इसमें जापान है। जापान यानी कि इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो आपका डी सही रहेगा। लेकिन एक बात समझिएगा, एक बात ये समझिए कि ये जो बाकी जो 3 देश बचे हैं इनके साथ में भारत का कौन कौन से नौसेना अभ्यास होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकता है। तो देखिएगा एक एक करके पहले ऑप्शन पे चर्चा करेंगे। बांग्लादेश के साथ में भारत का बोंगो सागर होता है अभ्यास। में आपको हर अभ्यास बताता हूं, हर अभ्यास आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। दूसरा है मंगोलिया, ये किसके साथ है? नोमैडिक एलिफेंट है मंगोलिया के साथ में, ठीक है। बात करता हूं आगे सी ऑप्शन, इंडोनेशिया का साथ में भारत का नौसेना अभ्यास होता है गरुड़ शक्ति। उसके बाद में जो चौथा है जापान, जापान के साथ कुछ और भी नौसेना कोई भी अभ्यास होते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं कि भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच में ये कहां पर शुरू किया गया? हिंद महासागर में शुरू किया गया। अब इसमें मैं बात करता हूं कि भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व किस शिप ने किया है और जापान का नेतृत्व किस शिप ने किया है। तो भारत का जो नेतृत्व किया है वो किया है आईएनएस कुलिश। आईएनएस कुलिश जहाज जो है इसने भारत का इसमें नेतृत्व किया है। तो दूसरी ओर अगर हम जापान की बात करें तो जापान में जेएस काशिमा और जेएस सेतोयुकी, जेएस काशिमा और जेएस सेतोयुकी ने दोनों ने इसमें जापान की तरफ से भाग लिया है। इसके बाद में बात करता हूं उद्देश्य क्या है। सबसे पहली बात तो जो कानूनी शासन है, कानूनी शासन को बढ़ावा देना। दूसरी बात कि मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरी बात कि आर्थिक समृद्धि की खोज करना, कि आर्थिक समृद्ध वह देश जो है वो आर्थिक रूप से विकसित हो सके, इसके लिए नई नई खोज करना। शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता, के शांति भी बनाए रखना, साथ साथ में देशों में स्थिरता भी बनाए रखना, इसके मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करता हूं कि भारत और जापान की सेनाओं के बीच में और भी तो अन्य अभ्यास होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो देखिएगा सबसे पहले धर्म संरक्षण जो कि एक सैन्य अभ्यास है। दूसरा है मालाबार। मालाबार में केवल भारत और जापान नहीं होते हैं बल्कि मालाबार में तो एक त्रिपक्षीय है। त्रिपक्षीय मतलब कि 3 पक्षों के बीच, 3 देशों के बीच में होता है। पहला भारत, दूसरा जापान और तीसरा होता है अमेरिका के बीच में। और ये कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। साथ साथ में जापान इंडिया मैरीटाइम बैलेट्रल जो कि एक नौसेना अभ्यास है। तो ये सारी बातें आपको समझ में, ये आपके और भी अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, FAO के 42वें सत्र, FAO का 42वां सत्र आयोजित किया गया। और 42वें सत्र में भारत इसमें किसने संबोधित किया? तो 42वां जो सत्र रहा उसमें प्रश्न में पूछा गया कि किसके द्वारा ये संबोधित किए गए हैं। तो किसके द्वारा संबोधित किए गए? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो समझ में यहां से ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, सी सही रहेगा। तो थोड़ी बातें और मेरे साथ पढ़िएगा। पहले हम बात करेंगे इन सभी के मंत्रालय के बारे में। तो सबसे पहले आपका आता है मनसुख मंडाविया, जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय किसके अधीन है? ये मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। दूसरा प्रहलाद सिंह पटेल जो कि अगर इनकी बात करें तो ये संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों के मंत्री हैं। और एक ऑप्शन है राव इंद्रजीत सिंह जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय को देखते हैं। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको यहां से बताई है। उसके बाद बात करेंगे आगे इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न के बारे में देखिएगा कि केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री, केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इस सत्र को संबोधित किया गया है। उसके बारे में बात करते हैं इसका आयोजन कब हुआ। तो इसका जो आयोजन है ये आयोजन हुआ है 14 से 18 जून 2021 में। उसके साथ साथ में देखिएगा कि आगामी 2 वर्षों के लिए नए इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल बनाए गए हैं। कौन चुने गए हैं? नीदरलैंड्स के हंस होगवीन जो है वे इसके नए चेयरपर्सन चुने गए हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि हंस होगवीन है, उन्होंने स्थान किनका लिया है? तो पाकिस्तान के खालिद महमूद का, खालिद महमूद जो कि पाकिस्तान के हैं उनका उन्होंने स्थान लिया है। तो ये सारी बातें यहां से हमें समझ में आती है। बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो अगर मैं आपसे FAO की बात करूं तो इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? अब है क्यू डोंगयू।
और बात करें मुख्यालय की तो रोम इटली। उसके बाद सदस्य देश कितने हैं 194। स्थापना कब हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। तो ये सारी बातें तो हमने केवल और केवल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ ली है। समझ में आई बात आपको? इतनी बात समझ में आई तो चलिएगा बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आता है कि कोविड-19 के तहत राहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्या नाम है उसका? कि घर घर राशन। घर घर राशन नाम का एक राहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। और पूछा आपसे ये गया है कि कौन से बैंक ने ये जारी किया, ये राहत जो घर घर राशन कार्यक्रम है ये शुरू किया है। तो प्रश्न नंबर 4 आप लोगों के लिए बताइएगा कौन सा ऐसा बैंक है, यहां से देखिएगा कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कि ये शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है आईडीएफसी बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है कि घर घर राशन। नाम से ही समझ गए होंगे, मतलब कि कोरोना वायरस में आप लोगों को, गरीब लोगों को, जो व्यक्ति गरीब है उनको घर घर जाकर के भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर मैं बात करूं आपसे ऑप्शन की तो सबसे पहले आता है आपका एचडीएफसी बैंक, जिसकी स्थापना अगस्त 1994 में करी गई थी। अध्यक्ष आते हैं इसके अतनु चक्रवर्ती। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में करी गई थी। शक्तिकांत दास कौन है? गवर्नर है। और एक नया प्रश्न आप लोगों के लिए ये है कि जो शक्तिकांत दास है वे कौन से गवर्नर है? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से नंबर के गवर्नर है? जल्दी से सोचिएगा। शक्तिकांत दास जो है वे आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? तो वे जो है 25वें नंबर के गवर्नर है, 25th, यानी कि 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। समझ लीजिएगा इस बात को। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। हालांकि इसकी मूल जो स्थापना थी 1806 में करी गई थी बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में, लेकिन नाम परिवर्तित होते रहे और मूल एसबीआई नाम पड़ा था 1 जुलाई 1955 को। जिसके अध्यक्ष, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिनेश कुमार खारा, डी के खारा जो है वे एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। तो ये बातें आपने यहां से, चेयरमैन है, ये बातें आपने यहां से समझनी है। उसके बाद प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आईडीएफसी बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है और राशन सामग्री के जो ग्रामीण स्थान है, ग्रामीण स्थानों में ग्राहकों को सीधे व्यक्तिगत तौर पर प्रदान किए गए। मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव के क्षेत्र हैं, उनमें तो लोगों को घर घर जाकर के राशन दिया गया है, लेकिन शहरों में घर घर जाकर के नहीं दिया गया। शहरों में क्या किया गया कि 1800 रुपए के प्रीपेड कार्ड दिए गए हैं। जो गरीब व्यक्ति हैं उनको 1800 रुपए के प्रीपेड कार्ड दिए गए हैं और उन कार्ड का, उन 1800 रुपए का वे व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं अपने खाने पीने की सामग्री को खरीदने में। इसके तहत अगर बात करूं मैं, सबसे पहले महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान और तीसरा हरियाणा के जो आपका आईडीएफसी बैंक है, इस बैंक ने इन 3 राज्यों में पहले से ही 1000 राशन किट जो थी वो वितरित कर दी गई थी। समझ में आई बातें? अब मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी यहां से और देता हूं कि भाई आईडीएफसी बैंक के बारे में तो पढ़ेंगे थोड़ी बातें। अगर मैं बात करूं आईडीएफसी बैंक, इससे पहले आपको पता होगा कि कुछ बैंकों का, लगभग बैंकों का विलय कर दिया गया था। मुख्य रूप से 4-5 बैंक छोड़े गए थे। आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड बैंक का विलय कब हुआ था, मतलब मिले कब थे? तो ये 18 दिसंबर 2018 में मिला दिए गए थे। क्यों मिलाए गए थे ये प्रश्न आता है नया, क्योंकि जो केंद्र सरकार है, केंद्र जो बैंक है, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो चाहता है कि बहुत छोटे छोटे बैंकों में ना रखा जाए, एक मूल रूप से एक संरचना निर्धारित करी जाए ताकि एक मूल जो लेखा जोखा लेन देन होता है उसको सही तरीके से फ्लो में लाया जा सके। जिसलिए उसने छोटे छोटे बैंकों का विलय कर दिया था एक दूसरे में। उसके बाद मुख्यालय की बात करूं मैं तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ की अगर मैं बात करूं, एमडी और सीईओ तो वी वैद्यनाथ। स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2015 में। अक्टूबर 2015 में आईडीएफसी बैंक की स्थापना करी गई थी। समझ में आई होगी बातें? चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है एक पुस्तक के बारे में। देखिएगा, मोंक इन ए मर्क। मोंक इन ए मर्क एक संस्मरण है। ये संस्मरण का संबंध किसके साथ है कि ये संस्मरण जो है वो जारी कर दिया गया है और इसका संबंध किससे है? तो ये बताना है आपने। बताइएगा फटाफट से कि इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर अशोक पंगरिया।
डॉक्टर अशोक पंगरिया, यानी कि आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। ये बात आपने यहां से समझ लेनी है। और अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बात और समझिएगा कि इसके बारे में जो 4 ऑप्शन है इनकी भी एक एक पुस्तकें मैं आपके लिए लेके आया, जो कि 2021 में इन्होंने लिखी है। राधा भाटिया की पुस्तक है लस्सी नाम है जिसका, PS श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक है कोरोना कविता काल, बलदेव सिंह कदाकर्मण का वो है कि सूरज कदे मर्दाना, ये इनकी पुस्तकें हैं। मतलब कि आपने केवल एक पुस्तक के बारे में नहीं जाना बल्कि कितनी पुस्तकों के बारे में इस प्रश्न से जान लिया है, 4 पुस्तकों के बारे में जान लिया है। चलिएगा कि अगर डॉक्टर अशोक पंगरिया की बात करें तो उन्हें ये मरणोपरांत उन्हें संस्मरण उनका ये जारी किया है। उनकी मृत्यु भी इसी महीने हुई है, जून 2021 में ही उनकी मृत्यु हुई है, देखिएगा। और उन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है। अगर उनके बारे में बात करें तो 2002 में उन्हें चिकित्सा के लिए सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उसके बाद 2014 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिकित्सा में योगदान के लिए उन्हें यूनेस्को पुरस्कार भी दिया गया। साथ साथ में वे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया के छोटे भाई थे, जिनका अब हाल ही में निधन भी हो गया था, अभी जून में ही। साथ साथ में उनका जो संस्मरण है मोंक इन ए मर्क, ये भी जारी कर दिया गया है। तो ये हमारी जानकारी हुई 5 प्रश्नों से। 5 प्रश्नों से जानकारी होने के बाद हमारे सामने आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। यहां से जो भी प्रश्न जो आपको सटीक लगे वो आपने कमेंट करके बताना है। एक प्रश्न आपने जरूर इस प्रश्न को सर्च करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिएगा बात करते हैं कल के प्रश्न की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि खेड़ो पंजाब एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई। तो राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के द्वारा ये जो आपकी ऐप है ये जारी करी गई, लॉन्च करी गई। ठीक है, चलिएगा छठे प्रश्न की तरफ कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा, देखिएगा नाम नहीं पूछा गया है, पूछा ये गया है कि कौन से राज्य के द्वारा, कौन से स्टेट के द्वारा ये जारी करी गई है। तो ये बिहार के द्वारा जारी करी गई। और अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए कि आदमी व्यक्ति का नाम बताइए तो बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको जारी किया गया, नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, ये बातें समझ में। चलिएगा बात करते हैं आगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो 2 ऑप्शन आपको 2 तरह से तैयारी करनी पड़ती है। पहला राज्य को याद करना पड़ेगा, दूसरा कि किसके द्वारा जारी करी गई। तो राज्य के में होता है तो लगभग आपके सीएम ही इसको लॉन्च करते हैं, ऐसे कार्यक्रम को लॉन्च करते हैं सीएम के द्वारा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे कि इसके साथ साथ में जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी, ये तो युवा उद्यमी, साथ साथ में इसी के साथ साथ में महिला उद्यमी योजना जो है ये भी शुरू कर दी गई। और ये जो दोनों योजनाएं हैं, इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन किस योजना के तहत होगा। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवा उद्यमी और महिला उद्यमी दोनों योजनाओं को लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ साथ में इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में महिलाओं को साथ साथ में युवाओं के बीच में उद्यमिता को बढ़ावा देना, कि ज्यादा से ज्यादा उद्यम के क्षेत्र में उनको आगे लेके आना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ साथ में मैं बात करता हूं आपसे कि इस योजना का जो वादा है वो मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार ने 2020 के जब बिहार चुनाव हुए थे, बिहार चुनाव के दौरान इसका वादा किया था। और ये बात आपने यहां से समझ लेंगे। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे कि इसके तहत उद्यम शुरू करने के लिए देखो योजना में क्या है कि आप अगर कोई नया कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं तो आपको राज्य सरकार जो है वो 10 लाख रुपए तक का आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 10 लाख रुपए तक की आपकी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिएगा बात कर लेते हैं बिहार में और भी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कि 2021 में जारी करी गई। तो 2021 में बिहार में सबसे पहले मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना, दूसरी श्रमिक पंजीकरण लेबर कार्ड योजना, तीसरी बिहार संपत्ति प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन योजना, चौथी के बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना, पांचवी बिहार आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं वो 2021 की योजनाएं हैं।
वो सारी की सारी जो योजनाएं हैं कौन से वर्ष की है, 2021 की योजना है, क्योंकि आपके एग्जाम में योजनाओं के प्रश्न भी पूछते हैं, योजनाओं के जो प्रश्न है वो भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिएगा, प्रश्न नंबर 7 है कि एम योगा एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एम योगा जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। एम योगा जो है ये नरेंद्र मोदी, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके बारे में बात करूंगा, पहले देख लीजिएगा कि कब लॉन्च किया गया। पहले तो ये बात करेंगे जो 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब, 21 जून को जो मनाया गया था, इस 21 जून के ही दिन की स्मृति में यह जारी करी गई है। ये एक एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च करी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तैयार, अगर मैं पूछूं आपसे कि तैयार किसने करी है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय जो है दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है, दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। बात करते हैं इस ऐप के द्वारा क्या होगा कि विभिन्न भाषाओं में वीडियो और ऑडियो रूप से आपको योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप वीडियो के माध्यम से, आप ऑडियो के माध्यम से उनको सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। योग का अभ्यास, योग का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सरकार का एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि विश्व एक स्वास्थ्य, पूरे विश्व में एक जैसा ही स्वास्थ्य रखने का सरकार का लक्ष्य जो है ये निर्धारित किया गया है। इसके बाद में बात करते हैं आगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, इन सब के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखिएगा, सबसे पहले कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय पहला मंत्रालय हुआ, परमाणु ऊर्जा विभाग दूसरा, इसके बाद अंतरिक्ष विभाग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। सभी महत्वपूर्ण जितने भी राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो किसकी देखरेख में होते हैं, नरेंद्र मोदी की देखरेख में। और वे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए, जो विभाग किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वो सारे किसे सौंप रखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने आई। अब मैं बात कर लेता हूं प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि किस राज्य ने यौन शोषण के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये कौन से राज्य द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोग बताइएगा कि किसके द्वारा ये दिशा निर्देश जो है ये जारी करे गए हैं। तो देखिएगा यहां से तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये सारे दिशा निर्देश जारी किए गए। समझ में आई बात, पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा। जिसमें से मैं आपसे बात करता हूं कि इसके तहत क्या होगा कि जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों में 8 सदस्य छात्र सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। एक सुरक्षा सलाहकार समिति रहेगी जिसमें कितने सदस्य रहेंगे, जिसमें 8 सदस्य रहेंगे। कितने सदस्य होंगे, 8 सदस्य होंगे। उसके बाद इस समूह के जो में कौन कौन शामिल होंगे, सबसे पहले हेडमास्टर या आप कहिएगा प्रधानाध्यापक, दूसरा है कि कोई भी शिक्षकों को शामिल करना, तीसरी बात इसमें अभिभावक भी शामिल होने चाहिए, चौथी बात कि शिक्षक संघ के सदस्य के जो शिक्षक संघ में आते हैं वे सभी भी इसमें शामिल होने चाहिए, गैर शिक्षण कर्मचारी भी शामिल होने चाहिए, मतलब कि जो शिक्षा जो स्कूल में है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है वे भी इसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बात, ये इन व्यक्तियों को जरूर इसमें शामिल करना है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था तमिलनाडु की एक बात थी कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो है वो भी कौन से राज्य ने शुरू कर दी थी, तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना जो है ये भी किसने जारी कर दी थी, इससे पहले योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी कर दी गई थी, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न और लेके आता हूं कि तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले बहुत जितने भी लोक नृत्य हैं उन सभी को मैंने तमिलनाडु के आपके सामने रखा है। जैसे कुरवंजी दूसरा है, करगट्टम तीसरा है, कुम्मी चौथा है, कोलट्टम पांचवा है, कावड़ी अट्टम, नोंदी नाटकम, पावई कुथु, काई सिलाम्बटम, मईल अट्टम, देवरत्तम, पिकोक डांस। ये सारे के सारे हैं कौन से राज्य के हैं, ये तमिलनाडु राज्य के लोक नृत्य हैं। समझ में आई होगी इतनी बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली 12वीं महिला अधिकारी कौन बनी है। 12वीं महिला अधिकारी कौन बनी, तो 4 ऑप्शन है, चारों के चारों आपके पास है। बताइएगा
कि भारत में 12वीं महिला अधिकारी कौन बनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुई है। तो अब माविया सूडान जो है ये इसका ऑप्शन सही रहेगा। बात करता हूं आपसे इसके बारे में कि माविया सूडान जो है, अगर जम्मू कश्मीर, केवल जम्मू कश्मीर की बात करी जाए तो वे जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट है। और अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की निवासी है क्योंकि पहली महिला फाइटर भी है। उसके साथ साथ में 19 जून 2021 को हैदराबाद में वायुसेना अकादमी से फाइट कैडेट्स के संयुक्त स्नातक परेड में उन्होंने क्या किया है, स्नातक किया है, यहां से उन्होंने डिग्री प्राप्त करी है। उसके साथ साथ में कि अगर मैं पूछूं आपसे भारत की पहली महिला पायलट कौन है, तो सरला ठकराल, जो कि 21 वर्ष की उम्र में 1936 में एविएशन पायलट लाइसेंस उन्होंने प्राप्त किया था। उसके साथ साथ में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, शिवांगी सिंह। उसके साथ साथ में पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया, तो भावना कांत। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके फाइटर से या पायलट से संबंधित आपके बनते हैं। चलिएगा, अब आपकी स्क्रीन पे आज का अंतिम प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे आता है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की जो कोर कमेटी है, इसके सदस्य के रूप में पहली भारतीय महिला कौन बनी है, पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यहां से देखिएगा, बताइएगा कौन है। यहाँ पे डॉक्टर तड़ांग मीनू, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका सही रहेगा। बात करते हैं इसके बारे में। पहले ऑप्शन पढ़िएगा कि क्लेयर पोलोसेक कौन है, वे ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला जो है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया की है, कौन, क्लेयर पोलोसेक। उसके बाद बात करूंगा आपसे कि जीएस लक्ष्मी कौन है, कि अंतरराष्ट्रीय पैनल में चुने जाने वाली आईसीसी की पहली महिला मैच रेफरी जो कि भारतीय है, 51 वर्ष की महिला है जो कि जीएस लक्ष्मी है। उसके साथ एमसी मैरीकॉम कौन है, वे है 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में विजेता बनने वाली। अब एक बात और समझिएगा कि एमसी मैरीकॉम का पूरा नाम क्या है, कि मैंगते चंगनेज़ेंग मैरीकॉम, ये उनका है पूरा नाम। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं आखिरी बात के। तड़ांग मीनू, वे राजीव गांधी विश्वविद्यालय में सहायक प्रवक्ता के पद पर है। वे अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन की क्या है, अध्यक्ष भी है। तो ये सारी बातें थी उनके बारे में। लेकिन एक अंतिम बात समझ लीजिएगा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में जब मैं बता रहा हूं तो इसका गठन हुआ था नवंबर 1946 में। ऐसा कहा गया है कि 29 और 30 नवंबर 1946 में इसका गठन किया गया, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष उमर नजारोविच क्रेमलेव जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें थी जो आपके सामने आज की वीडियो से मैं लेके आया हूं। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ में आप लोगों ने शेयर भी करना है। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।